नमस्कार मित्रों, कई बार ये होता है कि राजनीति में आकर्षण पैदा करने के लिए, मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए जब वादे जो हैं वो तो किए जा सकते हैं, लेकिन उनको क्रियान्वयन करना संभव ना हो, तो उस वक्त ये होता है कि राजनेता और कुछ एक राजनीतिक दल उस वक्त ऐसे मौक़ों पर लोक संस्कृति से जुड़े हुए पात्रों, लोक गायकों और लोक कलाकारों का भी सहारा लेने से हिचकिचाते नहीं हैं। अलग अलग समय में ये प्रयोग किए गए, प्रयोग सारे सफल नहीं भी हो पाए, क्योंकि जो लिखने लिखाने वाला या कला या संस्कृति के प्रति जो समर्पित है, जो रियाज में वक्त बिताता है, वह व्यक्ति ज़िंदगी की जो कठोर हकीकतें हैं उनसे कई बार जुड़ नहीं पाता। और राजनीति में एक नेता का और एक आम ज़मीनी आदमी का रिश्ता यही होता है कि उसकी जो अपेक्षाएं हैं, जो उम्मीदें हैं, उनके बारे में भी कुछ करने की सामर्थ्य होनी चाहिए। मैं जो विषय आपसे आज जो चर्चा में जिस पर चर्चा करना चाहता हूं वो ये है कि बार बार ये प्रयोग किए गए, लोक कलाकारों को राजनीति में घसीटा गया, उनको ले आया गया, लेकिन उसके बाद ये नहीं हुआ कि उनको बड़ा सम्मानित कोई भूमिका उनके लिए निर्धारित हो, ये संभव नहीं हो पाया। और इस संबंध में कुछ एक कलाकार ऐसे हैं, अभी पंजाब के चुनाव होने वाले हैं, उत्तर प्रदेश में भी हैं और कुछ अन्य राज्यों में भी हैं। कुल मिलाकर 5 स्थानों पर चुनाव होने हैं। तो चुनावों के दृष्टिगत जो राजनेता हैं उनकी नज़र इन पर भी पड़ती है। इन पर इसलिए भी पड़ती है कि ये लोग लोकप्रिय तो हैं, इनका अपना एक श्रोताओं का और इनको पसंद करने वालों का एक वर्ग है, तो उस वर्ग को कम से कम ये है कि उस वर्ग को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए क्यों ना इनको राजनीति में उतार दिया जाए। ऐसे प्रयोग अतीत में भी होते रहे मित्रों, और सबसे जो चर्चित इन दिनों में जो आया वो एक स्थापित लोकप्रिय कवि के बारे में हम पहले उल्लेख भी कर चुके हैं, सुरजीत पात्र के बारे में, कि उनको कैबिनेट का दर्जा भी दे दिया गया, लेकिन उसके बाद उनका कार्य जो है, उनके कार्य का जो दायरा क्या होगा ये तय अभी तक नहीं किया गया। लेकिन सरकार ने या सत्तारूढ़ पक्ष ने ये इस बात का प्रयास अवश्य किया कि एक आदमी की छवि अगर वो एक रचनाकार के रूप में स्थापित है तो उसका जो लाभ राजनीति में मिल सके वो ले लेना चाहिए। और इस तरह का प्रयोग अतीत में उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में भी होते रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में ज़रा सशक्त ढंग से हुए, हमारे पंजाब में उतने सशक्त ढंग से अभी तक नहीं हो पाए, इधर इस क्षेत्र में नहीं हो पाए। इस क्षेत्र में जो लोक कलाकार जो राजनीति में आए, उनमें छोड़ दीजिए सुप्रिया बाबुल का तो जिक्र छोड़ दीजिए, बंगाल की बात है, नहीं बेचारे चल पाए, और उसके बाद उन्होंने केंद्रीय मंत्री का पद भी त्याग दिया और बड़ा कुछ बदलाव भी ले आए, विद्रोह भी कर दिया इन सारे सम्मानों के प्रति। पंजाब में अब इन दिनों में चुनाव होने वाले हैं और चर्चा में लोक कलाकार ज़्यादा हैं। सबसे पहला जो नाम आता है मित्रों वो भगवंत मान का आता है। भगवंत मान एक राजनीतिक दल के प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं, संयोजक भी हैं, अध्यक्ष भी कहा जा सकता है कि सर्वे सर्वा उन्हें माना जाता है। लेकिन अब भी ऐसा नहीं हुआ कि भगवंत मान को उस दल ने अपना मुख्यमंत्री, भावी मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में घोषित किया हो, ये वो नहीं कर पाए। और चुनाव तो भगवंत मान ने भी लड़े हैं, लेकिन उसके बाद लोकसभा का चुनाव भी लड़ा संगरूर से, और एक प्रसिद्ध अकाली नेता सुखदेव सिंह ढींढसा को पराजित करके लोकसभा में पहुंचने में भी सफल हो गए। लेकिन वो लोक कलाकार ना तो अपनी लोक कलाओं को बाकायदा उनका स्तर या उनमें ज़्यादा और निखार लाने की ओर रियाज नहीं कर पाया, और राजनीति में ये बिल्कुल अलग जीवन शैली है। इसमें यद्यपि वो प्रदेश का नियामक माना जाता है अपनी पार्टी का, लेकिन उसके लिए कोई भूमिका तय है, इस बात के कोई संकेत नहीं मिलते। और इसी प्रकार से दूसरा नाम जो है, एक कलाकार, लोकप्रिय कलाकार हैं गुरप्रीत घुग्गी। गुरप्रीत घुग्गी, घुग्गी भी बोलते हैं उनको, कई बार हिंदी में जब घुग्गी बोलते हैं तो यह एक प्रकार से एक चिड़ियाओं के परिवार की एक पात्र होती है, तो उस परिवार में से एक तखल्लुस के रूप में घुग्गी को लिया गया है। तो पूरा नाम जो है वो गुरप्रीत सिंह घुग्गी है।
और काफ़ी ज़्यादा उन्होंने प्रयास इस बात का किया है कि वो अपने आप को राजनीतिक क्षेत्र में स्थापित कर सकें, लेकिन सिवाय ये है कि अपने दर्शकों और श्रोताओं को हंसाने और हल्का फुल्का मनोरंजन करने के अलावा बहुत बड़ी छाप वो नहीं छोड़ पाए। इसी प्रक्रिया में हंसराज हंस का नाम भी आता है। अपने वक्त के अच्छे सूफ़ी गायक के रूप में न केवल भारतीय पंजाब बल्कि पाकिस्तानी पंजाब में भी समान रूप से लोकप्रिय, और इनका मुझे याद है कि लाहौर में एक प्रेजेंटेशन थी, इनका एक कार्यक्रम था, तो उसमें इन्होंने जब ये गीत गाया तो उस वक्त ये लगा कि जैसे लोग सारी सरहदें तोड़ देंगे। वो गीत के बोल थे कि ए पंजाब भी मेरा है, ओ पंजाब भी मेरा है, हद्दां तोड़ दियो सरहदां तोड़ दियो। तो इस लय में जब श्रीमान जी ने गाना शुरू किया तो वो उसका प्रभाव जादुई था, लेकिन वो जादुई प्रभाव कुछ दिन चला और उसके बाद वो चीज़ें जब ठोस धरातल पे आई कि अखंड भारत का निर्माण नहीं हो सकता है ऐसी भावनात्मक बातों से, तो चीज़ ये आई गई हो गई। हंसराज हंस की ख्याति एक सूफ़ी गायक के रूप में थी। बाद में उन्होंने चुनाव भी लड़ा और चुनाव लड़ने के बाद उन्होंने बड़े थोड़े मार्जिन से, सिर्फ कुछ हज़ार के मार्जिन से, कुछ हज़ार वोटों के अंतर से उन्हें एक राजनीतिज्ञ महेंद्र सिंह केपी होते थे उनके मुकाबले में खड़ा किया गया और वो हार गए, अपने हंसराज हंस हार गए। लेकिन बाद में ये है कि उन्होंने अपना जो राजनीति में दखल वो जारी रखा और अलग अलग रूप से उन्होंने अपने आप को स्थापित किया। दिल्ली से जाकर वहाँ से चुनाव लड़ा और अपने आप को उत्तर पश्चिम दिल्ली में एक उम्मीदवार के रूप में खड़ा किया। एक अच्छी पारी खेलने को मिली, लेकिन उसके बाद स्थायित्व नहीं बन पाया राजनीति में, जिसे कहते हैं कि अपनी जड़ें मजबूत कर लें, ऐसी स्थिति नहीं आई। और इसी बीच में सारे दलों के साथ उनका अलग अलग वक्त पे गठबंधन हुआ। अकाली दल के साथ भी हुआ, अपना भारतीय जनता पार्टी के साथ भी रहा, कांग्रेस में भी बीच में एक स्टेंट बीच में वहाँ भी उन्होंने गुजारा, कुछ वक्त गुजारा। और अब उसके बाद जो चर्चित नाम है वो जस्सी का है, जसराज लौंगिया उर्फ जस्सी, तो वो भी चर्चा में काफ़ी आए। और एक ऐसे कलाकार भी बीच में आए मोहम्मद सादिक के नाम से, जिनका एक हाथ जो था वो किसी हादसे में एक हाथ भी कट गया था, उसकी सर्जरी करवा कर, और उसके बाद एक उस स्थिति में भी उन्होंने गीत गा कर अपने आप को लोकप्रिय बनाया। और सबसे अच्छी बात तो ये थी कि उन्होंने एक पूर्व IAS अधिकारी थे दरबारा सिंह गुरु, उनको पराजित करके वो विजयी भी रहे। लेकिन उसके बाद राजनीति में अपने पांव जमाना या अपनी जड़ें जमाना जो है वो मित्रों आसान नहीं होता। और ये सिलसिला बाद में चंडीगढ़ में भी हमने प्रयोग करके देखा। किरण खेर अपनी प्रख्यात अभिनेत्री चुनी गई संसद के लिए और चंडीगढ़ जैसे क्षेत्र से चुनी गई, लेकिन राजनीति में बहुत ज़्यादा गहराई तक अपनी पकड़ मजबूत वो नहीं कर पाई। स्वास्थ्यगत कारण भी हो सकते हैं, कुछ भी ऐसा हो सकता है, लेकिन जो एक अपेक्षित होता है कि एक संवेदनशील कला संस्कृति से जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति जब चुनाव की राजनीति में उतरता है तो कुछ अनूठे प्रयोगों की उससे उम्मीद होती है, लेकिन वो उतना ज़्यादा प्रभावी ढंग से अपने आप को स्थापित नहीं कर पाई। दिलेर मेहंदी भी बीच में राजनीति में उनका भी दखल रहा और अब वो भारतीय जनता पार्टी में आजकल शामिल हो गए हैं। अब कहाँ तक वो आगे जा पाते हैं ये कुछ नहीं कहा जा सकता, कोई विशेष उम्मीद उनसे नहीं लगाई जा रही। इसी प्रकार से बलकार सिद्धू हैं, पहले आम आदमी पार्टी में चले गए थे और उसके बाद जब वहाँ से निकाल दिए गए तो कांग्रेस में शामिल हो गए। तो इस तरह से इनका भटकाव का जो एक है दौर है उन कलाकारों के बीच में चलता रहा। और अब जो नया नाम है वो सिद्धू मूसेवाला का है, एक अच्छे लोकप्रिय गायक जिन पर हालांकि बहुत सारे आपराधिक मामले में दर्ज हैं, लेकिन उसके बावजूद एक
गन कल्चर, बंदूक संस्कृति को लेकर जो इनके जो लोकगीत हैं वो बड़े पॉपुलर भी रहे। अब उस लोकप्रियता को भुनाने के लिए इन्हें भी एक सत्ता पक्ष के दल ने इन्हें अपने साथ मिला लिया है। अब ये कहाँ तक प्रभावी होते हैं ये संभव मित्रों इसलिए नहीं होता कि इनकी आगे भूमिकाएं जो हैं वो तय नहीं होती। भूमिकाएं जैसे तय हुई थी, बाल कवि बैरागी की भूमिका मध्य प्रदेश में तय हुई थी, सांसद भी अपने बूते पे बने थे और मंत्री भी रहे प्रदेश में। और मंत्री जब रहे तो उस वक्त उन्होंने ये कहा कि मैं खाली मंत्री पद मुझे नहीं चाहिए, मुझे काम करना है। तो बाकायदा उस तत्कालीन सरकार ने इन्हें भाषा और संस्कृति का विभाग दिया और उस विभागों के माध्यम से इन्होंने अपनी छवि जो है वो स्थापित की और काम भी कर दिखाया। लेकिन ये प्रयोग मित्रों समग्र रूप में कहीं भी सफल ज़्यादा रहे हों इस बात की कोई पुष्टि आज तक नहीं हो पाई। वो इसलिए नहीं हो पाई कि मूल रूप से ये लोग राजनीति से बंधे हुए नहीं थे। अगर बाबुल सुप्रियो अगर असफल रहने के बाद अपनी पार्टी छोड़ गए तो अब ये उनकी कुंठा भी कही जा सकती है, फ्रस्ट्रेशन है कि उतनी मान्यता नहीं मिली। और जो मूल जिस कारण से वो राजनीति में ये लोग आए थे उस कारण का भी ये न्यायोचित उसको तार्किक परिणति, लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचा नहीं पाए। सो मित्रों अच्छा है कि अगर कला, संस्कृति और लेखन से जुड़े हुए लोग राजनीति में आएँ, लेकिन उनका एक जीवन दर्शन होना चाहिए जिस बात का अभाव सदा खटकता रहा है। धन्यवाद।